कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक स्टार्टअप अप संस्कृति का उदय। 2 निजी क्षेत्र में कर्मचारी की व्यस्त जीवन शैली। 3 पूर्णकालीन रोजगार का नकारात्मक धारणा। 4 कोविड-19 का प्रभाव। उपरोक्त में से कौन सा या से गिग अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चालक हैं? ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 3 और 4, ऑप्शन 3 1 2 3 और 4, ऑप्शन 4 केवल 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, 1 2 3 और 4 प्रमुख चालक हैं, गिग अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में वृद्धि ने भी गिग इकोनॉमिक के विकास में सहायता की है। व्यापार मॉडल प्रतिदर्शन। गिग कर्मचारी विभिन्न मुआवजों के मॉडल पर काम करते हैं, जैसे कि निश्चित शुल्क, समय और प्रयास, वितरित किए गए कार्यों की वास्तविक इकाई और परिणाम की गुणवत्ता। कई छँटनी वाले कर्मचारी फ्रीलांस नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने और इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकास हो रहा है। स्टार्टअप के लिए पूर्णकालीन कर्मचारियों को काम पर रखने से उच्च निश्चित लागत होती है और इसलिए गैर मुख्य गतिविधियों के लिए संविदात्मक फ्रीलांसरों को काम पर रखा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी संविदा कर्मचारियों को काम पर रख रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विशेष रूप से आला परियोजनाओं के लिए फ्लेक्सी हायरिंग विकल्प अपना रही है, ताकि महामारी के बाद परिचालन खर्च को कम किया जा सके। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1 2 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आयकर की दरें उन व्यक्तियों के लिए समान है जो भारत के निवासी हैं और अनिवासी भारतीयों के लिए। 2, भारतीय विदेश नागरिकता OCI कार्ड प्रभावी रूप से एक दीर्घकालीन वीजा है जिसमें मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध है। ऊपर दिए कथनों पर में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 और दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 केवल 2। प्रवासी भारतीय का वर्गीकरण। प्रवासी भारतीय, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनिवासी भारतीय NRIs या भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, भारतीय जन्म वंश मूल के लोग हैं जो भारत गणराज्य के बाहर रहते हैं। अनिवासी भारतीय NRI कठोरता से अनिवासी का कहना केवल उस व्यक्ति की कर स्थिति को संदर्भित करता है जो 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए भारत में ही नहीं रहता है। आयकर की दरें भारत के निवासी या भारत में निवासी अनिवासी भारतीयों के लिए अलग अलग हैं। भारतीय विदेशी नागरिकता। भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम में नेताओं द्वारा कई प्रयासों के बाद एक छद्म नागरिकता योजना की स्थापना की गई। भारत की विदेशी नागरिकता, जिसे आमतौर पर कार्ड के रूप में जाना जाता है। भारतीय विदेश नागरिकता। भारत का संविधान पूर्ण रूप दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड प्रभावी रूप से एक दीर्घकालीन वीजा है जिसमें मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा अब्राहम अकॉर्ड्स समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 इजराइल और फिलीपींस के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता समझौता वार्ता। ऑप्शन 2 ईरान और UAE के बीच संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता वार्ता। ऑप्शन 3 आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौता। ऑप्शन 4 इजराइल और खाड़ी देशों के बीच संबंधों की सुधारने के लिए अमेरिकी प्रयोजन सौदा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 इजराइल और खाड़ी देश के बीच
संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका प्रयोजन सौदा। अमेरिका द्वारा प्रायोजित इब्राहिम समझौते का सौदा ईरान का मुकाबला करने के लिए देश के क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान हस्ताक्षरित इस सुरक्षा एजेंडे के हिस्से के रूप में अमेरिका ने इजराइल और खाड़ी देश के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की प्राथमिकता दी है। कुछ ऐसा जो बाद में राष्ट्र इजराइल फिलीपींस संघर्ष के बाद सावधान रहे हैं। इब्राहिम समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल फिलीपींस क्षेत्र के आगे के कब्जे को रोकने के लिए सहमत हो गया है। सितंबर 2020 में बहरीन, इजराइल, यूएई के नेताओं द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन के बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ औपचारिक रूप से संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। साथ ही ऐसा करने वाला पहला फारस की खाड़ी का देश बन गया है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 4, इजराइल और खाड़ी देश के बीच संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका प्रायोजित सौदा। अगला प्रश्न उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह जास्कर और महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र पर स्थित है। पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। यह उत्साही ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ द्वारा एक आकस्मिक खोज थी। जब वह 1931 में इस क्षेत्र में गुजर रहा था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ बात की गई है? ऑप्शन 1 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फूलों की घाटी 87.50 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैली हुई है। इसे 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह उत्साही ब्रिटिश पर्वतारोही और एक वनस्पति शास्त्री फ्रैंक स्माइल द्वारा घाटी और की एक आकस्मिक खोज थी। जब यह 1931 में इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। घाटी आज 600 से अधिक फूलों की प्रजातियां का घर है, जिसमें ब्रह्मकमल, कुछ विदेशी किस्में भी शामिल हैं, जो उत्तराखंड का राज्य फूल भी है। फूलों की रानी के रूप में वर्णित नीली अफीम भी यहाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में तेंदुए, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ जैसी प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जीव विविधता भी है। यह जास्कर और महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र पर स्थित है। उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3 फूलों की घाटी के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न अस्त्र MK1 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? कथन 1 यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कथन 2 इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। कथन 3 अस्त्र MK1 की मारक क्षमता 110 किलोमीटर के आसपास है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, 1 और 3, ऑप्शन 4 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 और 3। MK1 एक अदृश्य सीमा पर परे VVR वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। BVM मिसाइलें 20 नॉटिकल मील या 37 किलोमीटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है। MMS को एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए MK1 की मारक क्षमता 110 किलोमीटर के आसपास है। अस्त्र वाले MK2 का विकास किया जा रहा है और लंबी सीमा 150 किलोमीटर से अधिक की है। अस्त्र वाले MK3 संस्करण की परिकल्पना की जा रही है। सीमा MK1 से छोटी है, भी विकास से अधीन है, क्षमता का एक और सम्मरण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न, भारत के संशोधित ध्वज संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा पॉलिस्टर से बनाया जा सकता है। कथन 2, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मशीनों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता, केवल हाथ से बुने हुए और हाथ से काते हुए झंडे ही बनाने चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 केवल 1 सही है। पहले केवल सूती, रेशम, ऊन, खादी से बने हाथ के बुने हुए और हाथ से बने हुए झंडे की अनुमति थी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम इसमें सरकारी भवनों, निजी कार्यालयों और आवासों को भी कवर करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की नियंत्रित करने वाले नियम, ध्वज को फहराना, उपयोग और प्रदर्शन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 और भारत के ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान ध्वज स्वराज राष्ट्रीय ध्वज स्वराज ध्वज पर आधारित है, जो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस का ध्वज है। कई बदलावों से गुजरने के बाद 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। अनुच्छेद 51A, संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ध्वज के उपयोग को नियंत्रित करने वाली विधियां हैं, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय सम्मान और अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया केवल ऑप्शन 1 सही है। राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सतत शहरी विकास के लिए उपयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है। कथन 2, यह नाइजीरिया के अबूजा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपना मुख्यालय रखता है। कथन 3, हाल ही में इसने भोपाल शहर से जुड़े मुद्दों की पहचान की और शहर में स्थिरता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2, केवल 2 और 3, 3, 2 और 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है केवल ऑप्शन 1। हाल ही में यूएनए हैबिनेट ने जयपुर शहर में जुड़े मुद्दों की पहचान की गई है, जैसे बहु जोखिम वैधता, कमजोरी गतिविधियां, ग्रीन ब्लू अर्थव्यवस्था। शहर में स्थिरता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है। संयुक्त राष्ट्र मानवता बस्तियों का कार्यक्रम मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए एक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। यह 1976 में कनाडा के वैंकूवर में आयोजित मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास की पहल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम के रूप 1978 में स्थापित किया गया। यूएनए हैबिनेट केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अपना मुख्यालय रखता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता पृथ्वी पर कथन 1 है, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की विभिन्नता को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। कथन 2, भारत जैव विविधता के लगभग 8% का घर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 1 और 2 दोनों, 4 न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, बहाली, वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टि और मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित करने के लिए एक नवीकरणीय जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित प्रजातियों की विविधताओं को संदर्भित करती है, जिसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट वैश्विक भूमि क्षेत्र के केवल 2.3% पर भारत वैश्विक जैव विविधता के लगभग 8% का घर है। इसमें 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4
के खंड शामिल हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में ड्रोन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ड्रोन नियम 2021 के तहत 1000 किलोग्राम तक के पेलोड की अनुमति दी गई है ताकि ड्रोन को मानव रहित उड़ान टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। 2, हरित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 ना तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। एक ड्रोन को स्वायत्ता सतह दूर से संचालित से लेकर उन्नत स्वायत्त तक हो सकता है, जिसका अर्थ होता है कि अपने गतिविधियों की गणना करने के लिए सेंसर या लीडार डिटेक्टरों की एक प्रणाली पर निर्भर करता है। 2021 में मंत्रालय ने अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करने और भारत को ड्रोन हब बनाने के उद्देश्य से उदारीकृत ड्रोन नियमों को अधिसूचित किया है। हरित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सूक्ष्म और नैनो ड्रोन के गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए किसी दूरस्थ पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन 2 केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष दूध दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भारत है। भारत के बाद है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील का नंबर आता है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश आता है। डेयरी क्षेत्र से संबंधित सरकार की पहली राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा गोपाल रत्न पुरस्कार 2021, तीसरा राष्ट्रीय कृषि गर्भधारण कार्यक्रम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।